कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यह गांव बहुत अमीर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते हैं। कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटते हैं, कुछ पास की आरा मिल में काम करते हैं और कुछ लोग घोड़ा गाड़ी यानी तांगा चलाकर रेलवे स्टेशन से यात्रियों को गांव तक पहुंचाते हैं। इन्हीं तांगों वालों में से एक है शंकर। शंकर हंसमुख, मेहनती और थोड़ा गर्म मिजाज का युवक है। उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं है। वह अपनी माँ, छोटी बहन मंजू के साथ साधारण सा जीवन बिताता है। उसकी कमाई का मुख्य सहारा उसका तांगा और उसका घोड़ा है। लेकिन गरीबी के बावजूद शंकर को अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। उसके पास परिवार है, दोस्त हैं, अपनी मेहनत है और उसका सबसे अच्छा दोस्त है कृष्णा। कृष्णा जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है और बढ़ईगिरी भी जानता है। शंकर और कृष्णा की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं और मुसीबत में बिना सोचे एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते हैं। एक बार जंगल में कुछ लोग कृष्णा को घेर लेते हैं। कृष्णा अकेला उनसे लड़ रहा है। तभी शंकर वहां पहुंच जाता है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि लड़ाई क्यों हो रही है। बस इतना काफी है कि उसका दोस्त अकेला है। दोनों मिलकर उन लोगों को भगा देते हैं। उनकी दोस्ती ऐसी है कि गांव वालों को लगता है इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है जो शंकर नहीं जानता। उसकी छोटी बहन मंजू मन ही मन कृष्णा से प्रेम करती है। जब कृष्णा उनके घर आता है तो मंजू उसके लिए खाना रखती है और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, और उसके सामने आते ही उसका व्यवहार बदल जाता है। कृष्णा इसे केवल अपने सबसे अच्छे छोटे दोस्त की छोटी बहन वाला अपनापन समझता है। उसे कृष्णा इसे केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त की बहन का अपनापन समझता है। उसे मंजू के दिल की खबर नहीं। शंकर भी कुछ नहीं समझता। वह तो अपनी बहन के विवाह के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश कर रहा है और बहुत जल्द उसे खुद एहसास होने वाला है कि सबसे अच्छा लड़का तो उसके सामने ही मौजूद है। लेकिन तब तक कहानी में एक और लड़की आ चुकी है। गांव की आरा मिल और आसपास के जंगल एक अमीर व्यक्ति सेठ मगन लाल के हैं। लेकिन सेठ जी बाकी अमीर मालिकों जैसे नहीं हैं। वह अपने मजदूरों को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं समझते। कोई बूढ़ा मजदूर पहले जितना काम नहीं कर पाता तो उसे नौकरी से निकालने की बजाय सेठ उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मजदूर उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए सेठ मालिक जरूर हैं, लेकिन दुश्मन नहीं। एक दिन सेठ जी कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वह मजदूरों को बताते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में उनके शहर में बड़ा पला बढ़ा बेटा कुंदन कारोबार संभालेगा। मजदूरों को उम्मीद है कि बेटा भी पिता जैसा होगा, लेकिन वे बहुत जल्द समझ जाते हैं कि दोनों में बहुत अंतर है। कुंदन शहर से गांव आता है। उसकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग है। उसके लिए किसी कारोबार की सफलता का अर्थ है कम से कम खर्च, कम से कम मजदूर और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसके पिता इतने सारे मजदूरों को काम पर क्यों रखे हुए हैं, जबकि मशीनें वही काम ज़्यादा तेज़ी से कर सकती हैं। वह शहर से एक बड़ी बिजली से चलने वाली आरा मशीन मंगवाता है। मशीन आती है, कुछ ही समय में वह काम करने लगती है। जिस काम को करने में कई मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, मशीन अब बहुत कम लोगों में कर देती है। कुंदन खुश है, उत्पादन बढ़ गया, खर्च कम हो गया, लेकिन गांव के मजदूरों के लिए यह खुशी की खबर नहीं। एक एक करके लोगों की नौकरी चली जाती है। वर्षों से जिस मिल के सहारे उनके घर चलते थे, अब वहां उनके हाथों की ज़रूरत नहीं रही। मजदूर कुंदन से विनती करते हैं। वे कहते हैं मशीन रखिए, काम बढ़ाइए, लेकिन हमसे हमारा रोजगार न छीनिए। कुंदन उनकी बात नहीं मानता। उसके लिए वह व्यापार है। यदि एक मशीन 10 लोगों का काम कर सकती है तो उन 10 लोगों को वेतन देने का कोई कारण नहीं। और यही फिल्म का सबसे बड़ा संघर्ष धीरे धीरे जन्म लेता है। मशीन गलत है या उस मशीन का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर शंकर की जिंदगी में एक नई लड़की आती है। उसका नाम है रजनी। रजनी अपनी माँ और छोटे भाई चीकू के साथ वर्षों बाद अपने पुराने गांव वापस आई है। शंकर उसकी माँ को पहचानता है और अपने तांगे में उन्हें गांव छोड़ने की जिद करता है। पहली ही मुलाकात में शंकर की नज़र रजनी पर टिक जाती है। रजनी को भी यह बेफिक्र तांगे वाला पसंद आता है।
रजनी का पुराना घर इतने साल बंद रहने के कारण रहने लायक नहीं। इसलिए शंकर की माँ उन्हें कुछ समय अपने घर रहने बुला लेती है। अब शंकर और रजनी एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। कभी तांगे की सवारी, कभी मंदिर साथ जाना, कभी नोक झोंक, और धीरे धीरे दोनों का आकर्षण प्रेम में बदलने लगता है। इसी प्रेम के बीच फिल्म का खूबसूरत गीत आता है, मांग के साथ तुम्हारा। शंकर और रजनी को लगने लगता है कि उनका भविष्य एक दूसरे के साथ है। लेकिन एक समस्या है, रजनी के पुराने घर की मरम्मत जो व्यक्ति कर रहा है वह कृष्णा है, और कृष्णा भी पहली नज़र में रजनी से प्रेम करने लगता है। कृष्णा अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता, लेकिन शंकर अपने दोस्त को इतनी अच्छी तरह जानता है कि आखिर समझ जाता है। एक दिन दोनों के बीच यह बात खुल जाती है। कृष्णा स्वीकार करता है कि उसे रजनी पसंद है। शंकर कुछ क्षण चुप रहता है, फिर वह भी सच बता देता है कि वह भी रजनी से विवाह करना चाहता है। अब दोनों पुराने दोस्त एक बहुत कठिन स्थिति में हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों रजनी से भी प्रेम करते हैं। कोई दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता। आखिर वे एक अजीब सा फैसला करते हैं। कुछ समय बाद मंदिर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। रजनी भी पूजा करने जाएगी। दोनों तय करते हैं कि उसके पूजा के फूल ही फैसला करेंगे। अगर रजनी सफ़ेद फूल चढ़ाएगी तो उसका अर्थ होगा शंकर उससे विवाह करेगा, और यदि दूसरे रंग के फूल चढ़ाएगी तो कृष्णा। दोनों इसे भगवान का फैसला मानकर स्वीकार करेंगे। उन्हें यह विचार तक नहीं आता कि शायद रजनी से पूछ लेना चाहिए वह किसे चाहती है। लेकिन उनकी यह बचकानी योजना कोई और सुन लेता है, मंजू। कुछ समय पहले शंकर मंजू का विवाह दूसरे गांव में तय करने गया था, लेकिन लड़के के पिता ने भारी दहेज मांगा। शंकर गुस्से में रिश्ता तोड़कर वापस आ गया। उसने सोचा, मेरी बहन के लिए कृष्णा से अच्छा लड़का कौन होगा। मंजू ने जब यह सुना तो उसके मन में उम्मीद जाग गई। लेकिन अब उसे पता चला कि कृष्णा तो रजनी से प्रेम करता है। मंजू टूट जाती है। मंदिर वाले दिन वह भी पूजा की थाली लेकर पहुंचती है। रजनी अपनी पूजा में आंख बंद किए बैठी है। मंजू मौका देखकर उसकी थाली बदल देती है। रजनी जब फूल चढ़ाती है तो वहाँ सफ़ेद फूल हैं। शंकर खुश हो जाता है, लेकिन कृष्णा ने मंजू को फूल बदलते देख लिया है। उसे लगता है यह सब शंकर की चाल है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बहन की मदद से भगवान का फैसला बदल दिया ताकि रजनी उससे मिल सके। कृष्णा मंदिर से बाहर निकल जाता है। शंकर उसके पीछे जाता है। दोनों में बहस होती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वर्षों पुरानी दोस्ती एक गलत फहमी के कारण टूट जाती है। शंकर अब रजनी से मिलता है, लेकिन वह खुश नहीं है। उसे लगता है कि जिस लड़की के कारण उसकी और कृष्णा की दोस्ती टूट गई, शायद उसे प्रेम करना ही गलती थी। वह रजनी से कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि कृष्णा तुमसे प्रेम करता है तो शायद मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आता। रजनी को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह साफ कहती है, तुम अपने मन को बदल सकते हो तो बदल लो, मगर मैं अपने मन को नहीं बदल सकती। वह कृष्णा से प्रेम नहीं करती, वह शंकर से प्रेम करती है। दो दोस्तों की बनाई शर्त या फूलों का रंग उसके दिल का फैसला नहीं बदल सकता। लेकिन शंकर और कृष्णा के बीच दुश्मनी अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे केवल रजनी के कहने से खत्म नहीं होगी। कुंदन ने मिल के मजदूरों की नौकरी तो पहले ही छीन ली थी। अब उसकी नज़र गांव के दूसरे रोजगार पर पड़ती है, तांगे। रेलवे स्टेशन से गांव तक आने जाने का एकमात्र साधन। अभी तक घोड़ा गाड़ियां थी। शंकर और उसके जैसे कई परिवारों का घर उसी कमाई से चलता था। कुंदन शहर से एक मोटर गाड़ी यानी बस मंगवाता है। बस पहली बार गांव की सड़कों पर दौड़ती है। लोग हैरान हैं। जो दूरी तांगा बहुत समय में तय करता था, बस उसे कुछ ही मिनटों में पार कर लेती है। यात्रियों को भी बस ज़्यादा तेज़ और सुविधाजनक लगती है। धीरे धीरे लोग तांगे छोड़कर बस में बैठने लगते हैं। अब तांगे वाले के सामने वही समस्या है जो मिल के मजदूरों के सामने थी। उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। तांगे वाले कुंदन के पास आते हैं। वे उससे बस बंद करने की विनती करते हैं, लेकिन कुंदन सवाल करता है, यदि बस तेज है, सस्ती है और यात्रियों के लिए बेहतर है तो लोग पुराना साधन क्यों इस्तेमाल करें। शंकर कहता है, तुम विकास की बात नहीं कर रहे, तुम केवल अपने मुनाफे की बात कर रहे हो। अगर नया तरीका पूरे गांव को बेहतर जीवन दे
तो उसे नया दौर कहो। लेकिन यदि तुम्हारी मशीनें कुछ लोगों की अमीर और बाकी सबको बेरोजगार बना दें, तो यह किसका विकास है? बहस बढ़ती जाती है और आखिर कुंदन गुस्से में शंकर के सामने एक चुनौती रखता है। अगर तुम्हें अपने तांगे पर इतना भरोसा है, तो साबित करो तुम्हारा तांगा मेरी बस से दौड़ेगा। अगर तांगा जीत गया, तो बस बंद कर दी जाएगी। शंकर बिना ज्यादा सोचे चुनौती स्वीकार कर लेता है। गांव में खबर फैलती है, तांगा बस से दौड़ेगा। लोग शंकर को पागल समझते हैं। घोड़ा चाहे कितना तेज हो, मोटर बस से कैसे जीतेगा? बाकी तांगे वाले भी शंकर से नाराज होते हैं। उनका कहना है कि उसने पूरे समुदाय की रोजी रोटी पर असंभव शर्त लगा दी है। लेकिन शंकर रास्ते का नक्शा देखता है। बस को गांव से मंदिर तक जाने के लिए काफी लंबी पक्की सड़क से जाना पड़ता है। अगर पहाड़ियों के बीच से एक नया रास्ता बनाया जाए, जो तांगे का रास्ता लगभग 6 मील छोटा हो सकता है। शंकर को जीतने का तरीका मिल गया है। बस तेज होगी, लेकिन तांगा छोटा रास्ता लेगा। समस्या केवल इतनी है, वह रास्ता अभी है नहीं, उसे बनाना पड़ेगा। शंकर गांव वालों को अपनी योजना बताता है। उसे उम्मीद है कि सारे तांगे वाले उसके साथ आएंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं। रास्ते में पत्थर हैं, पहाड़ काटना होगा, खाइयां भरनी होंगी, पुल बनाना होगा, और केवल कुछ महीनों में यह सब करना लगभग असंभव है। गांव वाले कहते हैं, हम अपना समय एक ऐसी लड़ाई में क्यों लगाएं जिसे जीत नहीं सकते? शंकर समझाने की कोशिश करता है। आज बस ने तांगे वाले की नौकरी ली है, कल कोई और मशीन किसी और की नौकरी ले लेगी। अगर हर आदमी केवल तब बोले जब उसकी अपनी रोजी पर हमला हो, तो एक दिन सब अकेले रह जाएंगे। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और आखिर शंकर अकेला फावड़ा उठाता है। वह खुद रास्ता बनाना शुरू करता है। कुछ दिन तक शंकर अकेला काम करता है, पत्थर तोड़ता है, मिट्टी हटाता है, रास्ता साफ करता है। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले करना असंभव है। उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसे खुद अपने फैसले पर संदेह होने लगता है। तभी उसके पास कोई फावड़ा उठाता है। वह रजनी है। रजनी कहती है, अगर तुम अकेले हो, तो अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दो लोग काम शुरू करते हैं। फिर उन्हें कोई तीसरा दिखता है, फिर चौथा। धीरे धीरे कुछ तांगे वाले वापस आते हैं, फिर मिल से निकाले गए मजदूर, फिर औरतें और फिर बूढ़े, और आखिर पूरा गांव उस सड़क पर काम करने लगता है। कोई पत्थर उठाता है, कोई मिट्टी भरता है, कोई हथौड़ा चलाता है। और इसी सामूहिक मेहनत के बीच फिल्म का अमर गीत आता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक आदमी शायद पहाड़ नहीं हटा सकता, लेकिन पूरा गांव मिल जाए तो पहाड़ भी रास्ता दे सकता है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में एक व्यक्ति शंकर के साथ नहीं है, कृष्णा। वह अब भी मानता है कि शंकर ने उसे रजनी के मामले में धोखा दिया। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वह कुंदन के पास जाकर उसका साथ देने लगता है। कुंदन भी कृष्णा को उपयोगी लगता है। कृष्णा गांव और शंकर की योजना को अच्छी तरह जानता है। अब जो दो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए लड़ते थे, वे सचमुच दो विरोधी पक्षों में खड़े हैं। एक तरफ शंकर और गांव, दूसरी तरफ कुंदन और उसके साथ कृष्णा। अब जो दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, अब वे विरोधी पक्षों में खड़े हैं। एक तरफ शंकर और गांव, दूसरी तरफ कुंदन और उसके साथ कृष्णा। कुंदन चाहता है कि सड़क समय पर पूरी न हो, क्योंकि अगर सड़क बन गई तो तांगे के पास सचमुच बस को चुनौती देने का मौका होगा। गांव का रास्ता बनते बनते फिल्म का संघर्ष केवल एक दौर से बड़ा हो जाता है। शंकर मशीनों को खत्म करने की बात नहीं करता। उसका सवाल कुछ और है। मशीन इंसान की मदद के लिए बनी है या इंसान को बेकार करने के लिए? अगर मशीन की वजह से उत्पादन बढ़ता है, तो उसका फायदा केवल मालिक को क्यों मिले? उन मजदूरों को क्यों नहीं जिन्होंने वर्षों तक उस कारोबार को खड़ा किया है? गांव वाले समझने लगते हैं कि उनकी लड़ाई किसी बस या आरा मशीन के खिलाफ नहीं, उनकी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जिसमें मुनाफा इंसान से बड़ा हो गया। और इसी विचार के साथ लगभग सब तैयार हो जाते हैं और सड़क लगभग बन जाती है। नई सड़क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक छोटा पुल। अगर वह पुल टूट गया, तो शंकर का तांगा रास्ता पार नहीं कर पाएगा, और कृष्णा को यह बात मालूम है। ईर्ष्या और गलत फहमी अब उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां वह अपने पुराने दोस्त की हार सुनिश्चित करने का फैसला करता है। वह चुपके से पुल तोड़ देता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए कोई देख लेता है। मंजू मंजू उसे रोकती है।
कृष्णा गुस्से में कहता है कि यह सब शंकर के धोखे का जवाब है, और तभी मंजू आखिर वह सच बता देती है जो उसे बहुत पहले बताना तय था। मंदिर में फूल शंकर ने नहीं बदलवाए थे, मंजू ने खुद थाली बदली थी, क्योंकि वह कृष्णा से प्रेम करती थी। शंकर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कृष्णा जैसे पत्थर का हो जाता है। इतने महीनों से जिस दोस्त से वह नफरत कर रहा था वह निर्दोष था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखेबाज समझा, उसके दुश्मन का साथ दिया, और अब उसकी जिंदगी और पूरे गांव की रोजी रोटी खतरे में डलने वाली है, और उसने पुल तक को तोड़ दिया। कृष्णा को पहली बार एहसास होता है कि असली धोखा शंकर ने नहीं, उसने अपनी दोस्ती को दिया है। अब वह दिन आ जाता है जिसका पूरा गांव इंतजार कर रहा था। एक तरफ कुंदन की मोटर बस खड़ी है, शक्तिशाली इंजन, तेज रफ्तार, आधुनिक मशीन। दूसरी तरफ शंकर का साधारण तांगा, एक घोड़ा, दो पहिए और लगाम पकड़े एक आदमी। देखने वालों को परिणाम पहले से तय लगता है, लेकिन शंकर के लिए यह केवल दौड़ नहीं है। अगर वह हारा तो उसका तांगा ही नहीं जाएगा, गांव के बाकी तांगे वालों की रोजी भी खत्म हो जाएगी। दौड़ शुरू होती है, बस तेजी से आगे निकलती है। उसका इंजन गरज रहा है। शंकर अपने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाता है। बस लंबी सड़क पर है। शंकर अपना नया छोटा रास्ता पकड़ता है। अब दोनों अलग अलग दिशाओं में उसी मंजिल की ओर दौड़ दौड़ रहे हैं। इसी बीच कृष्णा और मंजू उस पुल के पास हैं जिसे कृष्णा ने तोड़ा था। उसे पूरी तरह ठीक करने का समय नहीं है। दूर से तांगे की आवाज सुनाई देती है। शंकर तेजी से उसी ओर आ रहा है। अगर वह टूटा पुल देखकर रुका तो बस जीत जाएगी। कृष्णा के पास बस एक रास्ता बचा है। वह पुल के टूटे हिस्से को अपने शरीर और ताकत से संभालने लगता है। मंजू भी उसके साथ लग जाती है। दोनों किसी तरह लकड़ी और संरचना को पकड़े खड़े हैं। शंकर दूर से आता है। उसे शायद पूरी तरह पता भी नहीं कि उसका पुराना दोस्त अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए वह पुल पकड़े खड़ा है जिसे उसने खुद तोड़ा है। तांगा पुल पर चढ़ता है, लकड़ियां कांपती हैं। कृष्णा पूरी ताकत लगा देता है। एक क्षण के लिए लगता है कि पुल गिर जाएगा, लेकिन तांगा पार निकल जाता है और कृष्णा अपने दोस्त की गलती सुधारने में सफल हो जाता है। अब मंजिल बहुत दूर नहीं है। बस भी तेजी से आ रही है और तांगा भी। कभी लगता है बस आगे है, कभी शंकर छोटा रास्ता लेकर दूरी कम कर देता है। पूरा गांव सांस रोक के खड़ा है। कुंदन को पहली बार डर लगने लगता है कि जिस तांगे को उसने मजाक समझा था वह सच में जीत रहा है। शंकर अपने घोड़े को आखिरी बार पूरी ताकत से बुलाता है और तांगा बस से पहले मंजिल पार कर जाता है। शंकर जीत गया। पूरा गांव खुशी से फट पड़ता है। लोग दौड़कर उसके पास आते हैं। जिस आदमी को कुछ महीने पहले सब पागल कह रहे थे, आज उसी ने उनकी लड़ाई जीती है। यह जीत केवल घोड़े की बस पर जीत नहीं, यह उस गांव की सामूहिक मेहनत है जिसने अपने लिए रास्ता खुद बनाया। भीड़ के बीच कृष्णा भी आता है। अब उसके भीतर पहले वाला गुस्सा नहीं है। वह शंकर के सामने खड़ा होता है। दोनों को कुछ समय शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्णा अपनी गलती समझ चुका है। शंकर भी देख चुका है कि आखिर में उसके दोस्त उसके लिए क्या कर गया। दोनों फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। वर्षों जैसी लगने वाली दुश्मनी समाप्त होती है और प्रेम की उलझन का समाधान अब भी साफ है। रजनी हमेशा शंकर से प्रेम करती थी, इसलिए शंकर और रजनी को शादी करनी चाहिए। और मंजू का वर्षों से छिपा हुआ प्रेम आखिर कृष्ण तक पहुंच जाता है। कृष्णा भी उसे स्वीकार कर लेता है। कुंदन भी अंत में केवल हारकर अपमानित खलनायक बनकर नहीं रहता। दौड़ ने उसके सामने एक बात साबित कर दी थी। मशीन की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इंसानों को किनारे करके बनाया गया विकास अधूरा है। नया दौर मशीनों को रोकने का नाम नहीं है। नया दौर वह है जिसमें नई तकनीक आए, लेकिन उसके साथ इंसान भी आगे बढ़ सके। कुंदन आखिर शंकर और मजदूरों की बात समझने लगता है और विरोध समाप्त होता है। फिल्म का अंतिम संदेश मशीन को पूरी तरह अस्वीकार करने के बजाय आधुनिक विकास में श्रमिकों को साथ लेकर चलने की ओर जाता है। नया दौर ऊपर से एक बहुत आसान कहानी लगती है, तांगा बनाम बस, लेकिन असल में फिल्म बहुत बड़ा सवाल पूछती है। जब दुनिया आधुनिक होती है तो पुराने लोगों का क्या होगा? जब 10 मजदूरों का काम एक मशीन करने लगे
तो क्या उन लोगों को बस बेकार घोषित कर देना ही तरक्की है? फिल्म मशीन का विरोध नहीं करती, वह उस विकास का विरोध करती है जिसमें इंसान पीछे छूट जाए। शंकर यह साबित नहीं करना चाहता कि घोड़ा हमेशा बस से तेज होगा। वह केवल ये साबित करना चाहता है कि इंसान को बिना मौका दिए बेकार घोषित नहीं किया जा सकता। और शायद इससे भी खूबसूरत बात, अकेला शंकर सड़क पूरी नहीं कर सकता था। रजनी आई, फिर मजदूर आए, फिर पूरा गांव, और आखिर क्षण में वह कृष्णा भी वापस आया, जिसने कभी उसी रास्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए फिल्म का सबसे बड़ा विचार इस प्रसिद्ध गाने में छिपा है, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। यही है नया दौर, ऐसा नया समय जिसमें मशीन आगे बढ़े, लेकिन इंसान को कुचल कर नहीं, उसे साथ लेकर।